नमस्ते, मैं जेम्स हूँ। अब मैं आपको पूरी कार्यप्रणाली के बारे में बताने जा रहा हूँ ताकि ये सब आपके लिए एक साथ जुड़ जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि इसे सीधे आपकी वेबसाइट पर लागू किया जाए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन जाहिर है ये अंग्रेजी में ही होगा क्योंकि मैं कोई और भाषा नहीं बोलता, भले ही कोर्स कई भाषाओं में है। मैंने वास्तव में एआई का उपयोग करके आपके विशेष भाषा में वे रिकॉर्डिंग्स तैयार की हैं। तो अगर आपने कोर्स पूरा कर लिया है तो अब तक आपने कीवर्ड रिसर्च जरूर कर ली होगी। आप समझ गए होंगे कि हम हर जगह कीवर्ड्स का उपयोग कैसे करते हैं। आपने पेड एडवर्टाइजिंग के बारे में सीखा होगा कि हम पेड एडवर्टाइजिंग कैसे सेटअप करते हैं, एसईओ और वे जीपीटी टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ कोर्स के अंदर शामिल है। तो अब मैं बस यही करना चाहता था कि सब कुछ एक ही वीडियो में आपके लिए एक साथ लाऊं ताकि आप समझ सकें कि सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अब मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की कार्यप्रणाली के बारे में बताने जा रहा हूं और एक डिजिटल मार्केटर के रूप में मैं इसे कैसे देखता हूं। तो जो वेबसाइट मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं वह है ये कीवर्ड स्ट्रैटेजी टूल। तो यह एक ऐसी साइट है जिसे हमने पहले कभी वास्तव में प्रमोट नहीं किया है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ग्राउंड वर्क्स में हमारी सभी सेवाएं आम तौर पर शिक्षा के हिस्से से शुरू होती हैं। तो हम अपनी कार्य प्रणाली आपकी वेबसाइट पर लागू करते हैं और फिर लोग स्वाभाविक रूप से यह तय करते हैं कि वे हमारी पेड सेवा लेना चाहते हैं या नहीं। तो फिर हम कोर्स लेकर आए जो कि जाहिर तौर पर एक डू इट योरसेल्फ वर्जन है और इसलिए उम्मीद है कि आप अंतर देखेंगे। तो इस साइट को कभी प्रमोट नहीं किया गया है और यही वजह है कि मैं इसे उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। तो और हम अब भी इस पेज या इस असली वेबसाइट को वास्तव में प्रमोट नहीं करते क्योंकि विचार यह है कि आपके पास कोर्स है, आप टूल के लिए साइन अप करते हैं और आपको कभी भी वास्तव में कीवर्ड रिसर्च टूल गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर ये बात समझ में आती है। तो एक डिजिटल मार्केटर के रूप में मैं सबसे पहले वेबसाइट पर आता हूं और यहाँ मैं ऐसी कोई भी स्पष्ट चीज देख रहा हूं जो ग्राहक को दूर कर सकती है, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट्स आमतौर पे कहें तो सब्जेक्टिव होती हैं। तो जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है। आपको रंग पसंद है, मुझे रंग पसंद नहीं है और इसी तरह आगे भी। तो मैं स्पष्ट गलतियों की तलाश कर रहा हूं, जैसे टाइपो, यानी वर्तनी की गलतियां, और साथ ही ऐसी कोई भी चीज जो शायद गायब इमेजेस हो सकती है, कोई भी स्पष्ट चीज। मैं मेन्यूज पर भी जल्दी से नजर डाल रहा हूं ताकि देख सकूं कि आप वास्तव में कौन कौन सी सेवाएं उन मेन्यूज में से ऑफर करते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ ऐसा दिखे, जैसे कि शायद एक मेगा मेन्यू जहां ग्राहक जितनी जल्दी हो सके अपनी मनचाही जगह पर पहुंच सके। तो ये हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है। तो अगली चीज जो मैं करूंगा वह है एक फ्री साइट पर जाना जिसका नाम है बिल्ट विथ। ये फिर से किसी भी भाषा में हो सकता है। ऊपर की तरफ आपको वहां छोटी छोटी भाषाएं दिखाई देंगी। आपको बस इतना करना है कि यहाँ अपना डोमेन नाम डालें, उस पर क्लिक करें, पेस्ट करें और लुकअप करें। और फिर ये आपको बताएगा, आप यहाँ ऊपर अपनी डोमेन नेम देखेंगे। ये आपको आपकी वेबसाइट पर इस्तेमाल हो रही टेक्नोलॉजी का एक प्रोफाइल, एक संक्षिप्त विवरण देता है। तो ये न सिर्फ आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा है बल्कि ये आपके प्रतिस्पर्धियों को देखने के लिए भी अच्छा है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी प्रतिस्पर्धी को देख रहे हैं और आपको कोई ऐसा प्लगइन मिल जाता है जो वे इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे। और तो आप ये जानने के लिए विचार ढूंढ रहे हैं कि वे कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की चीजें। तो जब आप इस सूची को नीचे तक देखते हैं तो ये आपको एक अच्छा खाका देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास योस्ट प्लगइन है जो तुरंत आपको बता देता है कि ये एक वर्डप्रेस वेबसाइट है और ये आपको उन सभी प्लगइन्स की सूची देता है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और क्या मैंने कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लगाया है, मैं यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं, वगैरह वगैरह। तो इसे देख लेना एक अच्छा विचार है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि मैं कौन से सर्वर इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि A2 सर्वर्स हैं। तो यहाँ होस्टिंग सर्विस जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अगली चीज जो मुझे करनी है, जब मुझे पता चल गया कि मैं किस प्लेटफॉर्म पर काम करने वाला हूं, तो अब मुझे पता है कि यह एक वर्डप्रेस वेबसाइट है। मैं अगले फ्री साइट पर जाता हूं जिसका नाम है जीटी मैट्रिक्स।
अगर आप एक फ्री अकाउंट के लिए साइन अप करते हैं तो आप वास्तव में यह चुन सकते हैं कि टेस्ट सर्वर कहाँ स्थित हो। तो इस मामले में जाहिर है मैं यूके लंदन को चुनूंगा क्योंकि मैं यूके में ही स्थित हूँ। तो सबसे पहली चीज जो मैं देखता हूं वह है यहाँ ये अक्षर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह अक्षर डी होगा जिसमें ए सबसे अच्छा होता है। तो ये अक्षर वेबसाइट की परफॉर्मेंस को दर्शाता है और स्ट्रक्चर ये तय करता है कि ये कौन सा अक्षर होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जितना संभव हो ए के करीब हो। तो ई विशेष रूप से खराब है और हमें इसे सुधारने की जरूरत है, और इस मामले में वेबसाइट की परफॉर्मेंस ही हमें पीछे कर रही है। स्ट्रक्चर 82% ठीक है, लेकिन आप यहाँ ये टेक्स्ट भी देखेंगे जिसे वेब वाइटल्स कहा जाता है। तो ये वेब कोर वाइटल्स है और ये गूगल के एल्गोरिदम का हिस्सा है। तो मैं यहाँ जो देख रहा हूँ वो है वेबसाइट का लोड टाइम, जो आदर्श रूप से मिली सेकेंड्स में होना चाहिए, सेकेंड्स में नहीं। तो 7.6 सेकेंड ये बहुत ही धीमा है। ठीक है, तो हमें साइट की स्पीड बढ़ानी होगी। ये जीटी मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म आपको बहुत सारी जानकारी देगा। मैं आज आपको बिल्कुल वही दिखाने जा रहा हूं जिसे मैं देखता हूं। ठीक है, तो एक त्वरित झलक, अगर आप चाहें तो एक ओवरव्यू। तो अगर आप ऊपर देखें मैं यहाँ इस सेक्शन तक नीचे जाऊंगा। बस हमारी वेबसाइट पर वापस चलते हैं। इसे अबव द फोल्ड कंटेंट कहा जाता है और यह बिलो द फोल्ड है। ठीक है, तो यह आपको ऊपर की विषय वस्तु का दृश्य प्रदान करता है। तो आप लोड टाइम देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि हमें ये 7.6 सेकंड कहाँ से मिलते हैं, और जाहिर है कि हम इसे और तेज करना चाहेंगे। अब चार ऐसे क्षेत्र हैं आम तौर पर कहें तो जहां वेबसाइट्स को समस्याएं होती हैं। तो नंबर एक है छवियां। तो आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास एक इमेज की समस्या है जो इन पेजों को धीमा कर रही है। तो आदर्श रूप से हमें इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है ताकि वे लोड हों और ग्राहक तक जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाएं। दूसरा है वीडियोस। लोगों को अपनी वेबसाइट पे वीडियो डालना पसंद है और ये ठीक है। जो आपको नहीं करना है वह है वीडियो को अपनी फाइल्स में अपलोड करना। ठीक है, जो आपको करना चाहिए वह है एक विमियो या यूट्यूब अकाउंट खोलना और फिर वीडियो को उन प्लेटफॉर्म्स में से किसी एक पर या किसी इसी तरह के प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना, और फिर आपको अपनी साइट पर उस वीडियो को एम्बेड करना है ताकि जब वह चले तो असल में वह उनके प्लेटफॉर्म पर चले, आपकी साइट पर नहीं। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो वेबसाइट के साथ तकनीकी रूप से जो दो और चीजें गलत हो सकती हैं वे हैं जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल्स। तो अगर आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट की कल्पना करें तो आमतौर पर लोग कोई थीम इस्तेमाल करते हैं और उसमें मान लीजिए सरलता के लिए 100 अलग अलग विकल्प होते हैं, लेकिन आप उनमें से केवल 50 का ही उपयोग कर रहे हैं। तो जाहिर है कि कोड अभी भी वहां मौजूद है जो उन 50 विकल्पों के लिए भी है जिन्हें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन 50 के लिए भी जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वह जावास्क्रिप्ट हटा सकते हैं जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे एक बार फिर हमारी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी और फिर हमारे पास यहाँ सीएसएस फाइल्स होती हैं। तो ये वे चीज़ें होती हैं जैसे कि आप कौन से फॉन्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके एच हेडिंग्स, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? आदर्श रूप से हमें अपने सर्वर को ऑप्टिमाइज करना चाहिए ताकि वह जितना संभव हो सके उतनी तेजी से चले। तो मैं आपसे कहूंगा कि यह उन पहली चीज़ों में से एक है जो आपको करनी चाहिए, लेकिन जब तक आपने अपनी वेबसाइट पर ऑप्टिमाइजेशन का काम नहीं कर लिया है तब तक सर्वर को ऑप्टिमाइज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साफ है कि आप काम करेंगे और वह सर्वर को प्रभावित करेगा। तो आप कुछ और इमेजेस अपलोड करते हैं तो उदाहरण के लिए यह उन इमेजेस की संख्या को प्रभावित कर सकता है जिन्हें और अधिक ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। तो इस बिंदु पर शुरुआत में हम बस ये देख रहे हैं कि हम वास्तव में कहां से शुरू कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार जब हमने सारा काम कर लिया और हम उससे संतुष्ट हैं तब हम सर्वर को ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, तो आमतौर पर यह एक तकनीकी व्यक्ति होता है और आमतौर पर इसमें कुछ घंटे लग सकते हैं बस उस अतिरिक्त कोड को हटाने के लिए जिसकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं है।
तो ये एक तकनीकी काम है और इसके लिए आपको कोई तकनीकी व्यक्ति चाहिए जो आपके लिए यह कर सके। तो ये था जीटी मैट्रिक्स। ये काम शायद हर 6 महीने में एक बार दोहराया जाएगा और फिर से सर्वर को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, क्योंकि हर बार जब आप अपनी वेबसाइट पर कोई बदलाव करते हैं तो इसका असर इस पर पड़ेगा। तो चलिए इसे हटा देते हैं। अब हम उस चीज पर आ गए हैं जो मेरे लिए ज्यादा रोमांचक है, और वह है डिजिटल मार्केटिंग, और इसी के लिए हम यहाँ हैं। तो लॉजिक डिजिटल मार्केटिंग वही है जिसे आप इस कोर्स के दौरान कर रहे हैं, और ये वे टास्क हैं जिन्हें आपने एक सिद्ध डेटा आधारित डिजिटल मार्केटिंग रणनीति के हिस्से के रूप में पूरा किया है। तो मैं इसे ऐसे समझाऊंगा जैसे आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं उन बातों को स्पष्ट कर पाऊंगा जो शायद आपको पूरी तरह समझ नहीं आई हो, या कुछ इसी तरह की बातें। इसीलिए इसे सर्च इंजन परिणाम पृष्ठ कहा जाता है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं या इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपने इसे SERPs कहते हुए सुना होगा। ठीक है, इसका मतलब है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। और आप इसे पहचान सकते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ऊपर आप अपनी क्वेरी या सवाल डालते हैं। जो भी चीज आप ढूंढ रहे हैं उसे आप यहीं डालेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा कि आपको इनमें से किसी एक के रूप में जवाब मिलेंगे। तो यहाँ इसे तकनीकी रूप से स्निपेट कहा जाता है। मैं इन्हें दुनिया के लिए विज्ञापन कहता हूं क्योंकि यही है, ये विज्ञापन है। आप किसी को उन लिंक पर क्लिक करने के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये स्निपेट्स, ये दुनिया के लिए विज्ञापन आपकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम कोर्स में आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो मैं देखने जा रहा हूं वह ये है कि मैं यहाँ ऊपर डालने जा रहा हूं, मैं डालूंगा साइट स्पेस फिर वेबसाइट का पता। ठीक है, और इससे क्या होगा कि यहाँ 2010 सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो ये जो देख रहा है वो आपकी सभी पेजेस को देख रहा है, लेकिन ये उन सभी को भी देख रहा है जो कुछ इसी तरह का कर रहे हैं। अगर आपके पास किसी मैगजीन में कोई आर्टिकल है या कुछ ऐसा ही है तो वह भी शायद यहाँ होगा। अगर आपके कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, तो वे सब भी यहाँ होंगे। हम जो देखना चाहते हैं वह सिर्फ आपके पेजेस हैं, क्योंकि एक डिजिटल मार्केटर के तौर पर हम असल में सिर्फ आपके पेजेस पर ही काम करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर हम साइट डालेंगे और फिर स्पेस हटा देंगे और फिर रिटर्न दबाएंगे, और वह 2010 अब घटकर 117 हो गया है, जो मुझे बताता है कि मेरी 117 पेजेस फिलहाल गूगल पर लिस्ट हो रही हैं, और ये वही पेजेस हैं जो असल में ऐसे दिखते हैं। तो अगली चीज जो मुझे करने की जरूरत है वह ये है कि मुझे परमालिंक और स्लग नामक चीज पर ध्यान देना होगा। आप इसे यहाँ नीचे पा सकते हैं। ये HTTPS से शुरू होता है, तो आपको उस S को देखना है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आपके पास SSL सर्टिफिकेट है। ये एक सुरक्षित 828 बिट एन्क्रिप्शन है। अगर आपके पास वह सिक्योर सॉकेट लेयर यानी अंत में S नहीं है तो आपके लिए गूगल पर लिस्टिंग मिलना बहुत ही असंभव है। तो आपको HTTPS पढ़ना चाहिए, हाँ, और फिर your.co.uk, your.com, नेट पर जो भी हो उस हिस्से को वास्तव में परमालिंक कहा जाता है। आप इसे बदल नहीं सकते, ये स्थिर है, ये जैसा है वैसा ही है। इसके बाद इस मामले में हमारे पास SEO सर्विसेज है, तो ये यहाँ हाईलाइट किया गया हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बिना क्लिक किए हाईलाइट कर सकता हूँ। अरे हाँ, मैं कर सकता हूँ। लीजिए, हो गया। एक परमालिंक है और एक स्लग है जिसे स्लग कहा जाता है। तो इस मामले में स्लग का नाम SEO सर्विसेज है। तो मैं सूची को नीचे देख रहा हूं और मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि वह कीवर्ड क्या कहता है और वह हमारे असली ऑफर से कितना मेल खाता है। तो अगर मैं आपको कोई उदाहरण दूं कि शायद आपको किस चीज से बचना चाहिए, तो आप शायद फिर से आप जानते हैं जैसे कि शायद ब्लॉग, हर किसी के पास एक ब्लॉग होता है ना। अगर उसमें कांटेक्ट होता तो हर किसी के पास एक कांटेक्ट होता है, तो ये किसका कांटेक्ट है। अगर वह शब्द ट्रेनिंग होता तो हाँ, मैं कहूंगा कि ये बहुत व्यापक है।
और मैं ऐसा इसलिए सोचता हूं क्योंकि आप हर उस व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो किसी भी तरह की ट्रेनिंग देता है। तो पैमाने के एक छोर पर क्या आप माइक्रोसॉफ्ट 365 की ट्रेनिंग दे रहे हैं, या दूसरे छोर पर क्या आप खरगोशों को घेरों के बीच से कूदना सिखा रहे हैं? तो हमें जो करना है वह यह है कि स्लग को उस उत्पाद या सेवा पर केंद्रित करना है जिसे हम वास्तव में पेश कर रहे हैं। अगली चीज जो हम देखने वाले हैं वह है यह लाइन यहाँ। तो ये एक पेज टाइटल है जो सुनने में बहुत सामान्य लग सकता है ना? लेकिन आपको एक एसईओ टाइटल भी मिलता है। ठीक है, तो अगर आप जाएं तो अगर आप मेरी स्क्रीन देखें ऊपर बाएं कोने में, आप देख सकते हैं कि मेरा माउस मेरी वेबसाइट के टैब के ऊपर जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि वह छोटा सा लेबल यहाँ नीचे आ रहा है। इसे एसईओ टाइटल कहा जाता है। तो एसईओ टाइटल और ये यहाँ पेज टाइटल है, तो इन दोनों के लिए 65 से 70 कैरेक्टर की सीमा होती है। तो हमें जो कहना है वह हमें दी गई कैरेक्टर स्पेसिंग के भीतर ही कहना होगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ चीजें हैं जो अक्सर टाइटल्स के साथ गलत हो जाती हैं। तो पहली बात यह है कि अगर आप लगातार, मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई और उसका कोई नाम रखा, तो अक्सर वह नाम अपने आप हर टाइटल के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ ब्रांड स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी। ठीक है, तो जब मैं, मान लीजिए कई साल पहले जॉनसन एंड जॉनसन गया था, तो मैंने उस समय के सीएमओ से यह बातचीत की थी, और वह इस बात पर काफी अड़े हुए थे कि वह टाइटल में जॉनसन एंड जॉनसन शब्द जरूर चाहते हैं। लेकिन जाहिर है यह 65 से 70 कैरेक्टर की अनुमति में से आधे से ज्यादा जगह घेर लेता है, और मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, अगर कोई आपका ब्रांड जानता है और उसका नाम टाइप करता है तो आपकी वेबसाइट वैसे भी ऊपर आ जाएगी। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि लोग वास्तव में ऊपर वाले बार में क्या टाइप करने वाले हैं। तो इस मामले में अगर हम, मान लीजिए जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन ढूंढ रहे हैं, तो मैं जॉनसन एंड जॉनसन की वेबसाइट पर जा सकता हूं, बेबी लोशन टाइप कर सकता हूं और जो चाहिए वो पा सकता हूं, या फिर मैं किसी सर्च इंजन पर जाकर जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन टाइप कर सकता हूं। यहाँ समस्या यह है कि 99% लोग जॉनसन एंड जॉनसन में रुचि नहीं रखते। वे उत्पाद में रुचि रखते हैं जो कि बेबी लोशन है, और यही वह चीज है जिसे 99% लोग ऊपर वाले बार में टाइप करेंगे। इसलिए हमें उस उत्पाद या सेवा के ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज करना चाहिए जिसे कोई वास्तव में खोज रहा है। तो दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वह यह है कि अगर हम निर्धारित 65 से 70 अक्षरों से अधिक चले जाते हैं तो आपको ये मिलेगा। अगर आप यहाँ ऊपर वाली लाइन में देखें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि अंत में हमारे पास ये डॉट 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 आ गया है। तो यहाँ पर गूगल ने मुझे काट दिया है। तो कोर्स में मैं लेवल 1 एसईओ, लेवल 2 एसईओ के बारे में बात करता हूँ। तो लेवल 1 है डेटा डालना, और फिर लेवल 2 है डेटा को उसी अनुसार एडजस्ट करना। तो ये सब आप कोर्स मटेरियल से वैसे भी जान जाएंगे। तो अगली बात जो हमें सोचनी है वह यह है कि हमें इन टाइटल्स में ठीक ठीक क्या डालना चाहिए ताकि सही ग्राहक को आकर्षित किया जा सके। तो दो चीजें हैं जो हमें 100% करनी ही होंगी। तो पहली चीज जो आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल जरूरी है वो है कीवर्ड रिसर्च। हमें उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए हर कीवर्ड जानना होगा जो आप ऑफर कर रहे हैं, और वह भी उस देश के हिसाब से जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं। इसके बाद हमें एक प्रपोजिशन के बारे में सोचना होगा। तो हमें कीवर्ड चाहिए, फिर हमें प्रपोजिशन चाहिए। तो वह क्या है जो उस ग्राहक को फायदा पहुंचाएगा, है ना? ऐसी कोई चीज जो हम ऑफर कर सकते हैं और जो कोई और नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही वह चीज है जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, यानी कीवर्ड रिसर्च। तो इस स्निपेट में अगली चीज, इन विज्ञापनों और जिस शब्द को मैं देख रहा हूं वह है ये टेक्स्ट। तो ये जो टेक्स्ट है इसे वास्तव में मेटा डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, और ये 150 से 160 कैरेक्टर्स का होता है। और फिर से अगर आप निर्धारित सीमा से अधिक चले जाते हैं जैसा कि मैंने यहाँ किया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डॉट 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 आ जाता है। यही वह जगह है जहां आप सीमा से आगे निकल गए हैं, और फिर आपको, जब आप लेवल 2 ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो,
तो उसे काटना पड़ेगा। ठीक है। तो यह मूल रूप से एक त्वरित अवलोकन है कि हम फ्री ट्रैफिक के संदर्भ में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अनऑर्गेनिक ट्रैफिक है, जाहिर है। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह है कीवर्ड रिसर्च, ताकि हम इस लाइन को सही कीवर्ड के साथ सीधा कर सकें, और यहाँ देख प्रस्ताव के साथ। ठीक है। तो प्रस्ताव क्या है, क्या चीज अनोखी है, ऐसी कौन सी बात है जो किसी को उस खास लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करेगी।